नमस्कार बच्चों, मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता वे आंखें के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत हालांकि छायावादी कवि हैं और उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, लेकिन उनकी जो ये कविता है वे आंखें, ये छायावादोत्तर काल की कविता है। इसमें इन्होंने प्रकृति का वर्णन नहीं किया है, बल्कि मनुष्य के जीवन की दारुण गाथा का वर्णन किया है। इसमें कवि कह रहा है कि किसान की आंखों से उसे डर लगता है। तो किसान की आंखों में देखने से कवि को क्यों डर लगता है वह बताता है बाद में। जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय किसान का जन्म कर्ज में होता है, फिर पूरे कर्ज चुकाते चुकाते वो पूरी जिंदगी बिता देता है, उसके बाद वो कर्ज छोड़ करके मर जाता है। तो यह कविता जो है जीवन की इसी वास्तविकता को बताती है कि भारतीय किसान का जो जीवन है कितना दुखमय है। आज़ादी के पहले किसानों की जो दशा होती थी, आज़ादी के बाद भी किसानों की वही दशा है। उसे अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वह अन्नदाता दाने दाने के लिए खुद ही भटक रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है। आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं बैंकों से, कर्ज नहीं चुका पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। तो जीवन की इस वास्तविकता को कवि ने कविता में कई वर्षों पहले ही लिख दिया था। अब चलिए मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए कविता की व्याख्या कर रही हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। गुहा का मतलब होता है गुफा और सरीखी का मतलब होता है समान। यानी किसान की जो आंखें हैं गहरी अंधेरी गुफा जैसी हैं और इन आंखों में देखने से डर लगता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि किसान के आंखों की तुलना अंधेरी गुफा से किया गया है। तो आंखों में जो अंधेरा वो किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। यानी किसान की जो आंखें हैं उसमें घोर निराशा है, घोर दुख है। अब आगे क्या कवि कह रहा है, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यानी किसान की आंखों में दूर दूर तक उदासी है। दारुण का मतलब होता है कठोर, यानी उसकी आंखों में जैसे लगता है कि उसने जीवन की कड़वी सच्चाई देख ली, जीवन की कठोरता का अनुभव कर लिया है। दैन्य का मतलब होता है दरिद्रता, और दुख तो आप जानते ही हैं कि कष्ट होता है, पीड़ा होता है। नीरव का मतलब होता है लगातार, रोदन का अर्थ होता है रोना। तो उन आंखों में जो है लगता है कि किसान ने भयंकर दुख, दर्द, पीड़ा को सहन किया है और उन आंखों ने सिर्फ रोया ही रोया है। उसमें कोई खुशी की चमक नहीं है, उसमें घोर निराशा है, घोर अंधकार है। तो कहने का भाव ये है कि किसान की आंखों में कवि को देखने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि उन आंखों में दूर दूर तक कहीं भी आशा का संचार नहीं है, घोर निराशा है, घोर अंधकार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने जो पढ़ा उसमें प्रसाद गुण था, शांत रस था, साहित्यिक खड़ी बोली है और तुकबंदी है। तो जब देश परतंत्र था, गुलाम था, तो किसान को ये उम्मीद थी कि हमारा देश आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो हम लोग भी जमींदारों के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, हमारे खेत अपने होंगे, उसमें फसल लहराएगी और हमारे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। लेकिन देश आजाद हो गया और किसान के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या कह रहा कवि, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। तो वही मैंने कहा था कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो किसान को इस बात की उम्मीद थी कि देश आजाद हो जाएगा तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। और देश के जो नेता थे, लीडर थे, उन्होंने उम्मीद जगाया था कि आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे,
लेकिन जब आज देश आजाद हो चुका है तो वे नेता लोग जो है, वे लोग किसान को एक किनारे पर छोड़ दिया उन लोगों ने और अपने आगे बढ़ गए। यानी आज उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, उसके जीवन के बारे में कोई विचार करने वाला नहीं, उसको कोई सहयोग देने वाला नहीं है। वह जीवन के इस संग्राम में अकेले ही अर्जुन के समान निहत्था खड़ा है। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से किसान की दुख और पीड़ा को कवि ने देखिए किस प्रकार से व्यक्त किया है। किसान के जो खेत हैं वे गिरवी हो चुके हैं, अब उसकी आंखों में सिर्फ उन खेतों की यादें हैं और उन सुखी दिनों की यादें हैं जो याद करके वह कभी कभी खुश हो जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कवि कह रहा है, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो किसान, दृग का मतलब होता है आंख, और बेदखल का अर्थ होता है हिस्सेदारी से अलग कर देना, और तृण तृण तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि तिनका होता है। तो किसान के वे खेत जो वे अब उसके नहीं रहे, यानी उन खेतों से वह बेदखल कर दिया गया। क्यों बेदखल कर दिया गया? क्योंकि उसने महाजन से कर्ज लिया था और कर्ज नहीं चुका पाया, तो महाजन ने क्या किया कि उसके खेतों से उसे बेदखल कर दिया, खेतों को ले लिया। तो अब किसान के मन मस्तिष्क में उन खेतों की केवल स्मृतियां बची हैं, जिनके तृण तृण में उसके जीवन की हरियाली जो है दिखाई देती थी। यानी खेत में जब फसल लहराती थी तो उन फसलों को देख करके किसान का जीवन भी लहरा उठता था। फिर कह रहा है कभी आगे, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो किसान का एक पुत्र था जो इकलौता पुत्र था, आंखों का तारा, यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आंखों का तारा इकलौते पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह पुत्र अब जीवित नहीं है, क्योंकि महाजन के जो कारकुन थे यानी जो कारिंदे थे, उसके बेटे को पीट पीट करके मार डाला था उन लोगों ने। तो उस पुत्र की किसान को बहुत याद आती है, उसकी आंखों में उसकी स्मृति हमेशा तैरा करती है, और भरी जवानी में उसके पुत्र को कारकुनों ने, यानी कि जो जमींदार थे, जो साहूकार जो था जिससे उसने कर्जा लिया था, उन लोगों ने पीट पीट करके उसके बेटे को मार डाला था। अब किसान उस बात को याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है, बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता है। तो यहाँ पर आंखों का तारा में मुहावरेदार भाषा है, इसलिए लक्षणाशक्ति है और शांत रस है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियों में देखते हैं कि कवि क्या कह रहा है। कवि आगे कह रहा है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। तो किसान ने जो महाजन से जो कर्ज लिया था, वो कर्जा चुकाते चुकाते थक गया, ब्याज चुकाते चुकाते थक गया, लेकिन उसका जो ब्याज है, ब्याज में ही सारा पैसा चला गया, सारी संपत्ति चली गई, लेकिन उसका जो कर्ज है वो कभी समाप्त नहीं हो पाया। और उसके कर्ज के एवज में किसान का घर द्वार बिक गया और महाजन ने कौड़ी कौड़ी वसूल लिया उससे, और किसान की आंखों में रह रहकर उसके जो बैल थे, उन बैलों की जोड़ी उसकी आंखों में कौध जाया करती है, क्योंकि उसके बैलों को भी बेच करके महाजन ने पैसा वसूल कर लिया था। क्योंकि किसान के जो बैल होते हैं उसके जीवन की पूंजी होते हैं, उसके बैल ही सब कुछ होते हैं, उन्हीं बैलों के माध्यम से वह खेती करते हैं। तो उसके दोनों बैलों को भी महाजन ने ब्याज के एवज में बेच करके पैसे ले लिए थे, कुर्क कर दिए थे। फिर आगे क्या किसान कह रहा है,
उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो किसान की एक गाय थी जिसका नाम था उजरी। उजरी किसान से बहुत प्रेम करती थी। किसान भी संभवतः उजरी से बहुत प्रेम करता रहा होगा। तो वो गाय जो है किसान के अतिरिक्त किसी और से अपना दोहन नहीं करने देती थी, यानी दूध नहीं निकालने देती थी। उसको भी जो महाजन थे उस गाय को भी उठा ले गए और उसका घर चला गया, उसकी खेती चली गई, किसान का बेटा मर गया, उसके बैल पुरख हो गए, उसकी गाय को भी उठा ले गए। अब आगे किसान की जब उसके पास कुछ रहा ही नहीं, खेत नहीं रहा, बैल नहीं रहे, बेटा नहीं रहा और गाय नहीं रही, तो उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे, बीमार हो जाए तो दवा करवाने के लिए भी पैसा नहीं बचा किसान के पास। तो फिर आगे कवि क्या कह रहा है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घरनी का मतलब होता है पत्नी। तो किसान की पत्नी जब बीमार पड़ी तो किसान के पास पैसा तो था नहीं, तो किसान ने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया, या वह मजबूर था, कैसे दवा करवाता, कैसे इलाज करवा पाता, और इलाज के अभाव में किसान की पत्नी ने दम तोड़ दिया। किसान की एक छोटी सी बच्ची थी जो दुधमुही बच्ची थी, माँ के मरने के बाद वो भी मर गई, क्योंकि उसे दूध कौन पिलाता, देखभाल कौन करता। देखभाल के अभाव में और खाने पीने के अभाव में वो छोटी सी बच्ची भी मर गई। अब आगे क्या कवि कह रहा है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो किसान का जो बेटा था जिसको कारकुनों ने पीट करके मार डाला था, उसकी एक पत्नी भी थी जो विधवा हो चुकी। पति के मरने के बाद तो हर स्त्री विधवा हो जाती है। तो किसान की जो पुत्रवधू थी वो विधवा हो चुकी थी और वहाँ का जो कोतवाल था, कोतवाल ने उसकी नीयत गंदी हो गई। बहू को ऐसे झूठ मूठ में कोई इल्जाम लगा करके कोतवाली बुला लिया। संभवतः उसको छेड़ा होगा या उसके साथ कोई गलत कर्म किया होगा, उसको बेइज्जत किया होगा और वह इस कलंक को, इस अपमान को नहीं झेल पाई और उसने कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। तो क्या कह रहा है, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, यानी भले उसका पति मर गया था लेकिन थी तो वह उसके घर की लक्ष्मी। तो उसकी जो बहू है, बहू भी डूब करके मर गई। अब कवि के घर में कोई भी नहीं बचा। फिर आगे क्या कवि कह रहे हैं, किसान के घर में कोई भी नहीं बचा। फिर आगे क्या कह रहा है, खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती पर, जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। तो उसके बाद किसान कह रहा है कि कोई बात नहीं, औरत तो पैर की जूती होती है। मैं यहाँ पर कवि के बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कवि जो है स्त्री को पैर की जूती कह रहा है, तो ये कवि की भाषा नहीं है, ये किसान की भाषा है। क्योंकि किसान अशिक्षित होते हैं, गंवार होते हैं, तो कम पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा स्त्री का आदर कम करते हैं। तो किसान ऐसा कह रहा है कि बहू मर गई कोई बात नहीं, औरत तो पैर की जूती होती है। अगर एक पत्नी मरती तो दूसरी शादी कर ली जाती, तो दूसरी बहू आ जाती, लेकिन अब बेटा मर गया तो ये दुख बर्दाश्त के बाहर है। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। तो सांप लौटना, छाती फटना यहाँ पर भी मुहावरेदार भाषा है, तो ये भी लक्षणा शक्ति है। तो यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और करुण रस है। तो जब उसे जवान लड़के की याद आती है तो उसके सीने में बहुत हुक उठता है, दर्द उठता है और किसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर आगे क्या कवि कह रहा है, पिछले सुख की स्मित आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदिश बन जाती। तो
जब किसान अपने बीते हुए दिनों को याद करता है, सुखद दिनों को याद करता है, तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो जीवन की वास्तविकता में आता है, जैसे उसे आभास होता है कि वास्तविकता तो अब बदल चुकी है, अब वो सब कुछ नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो गया, तो वो जो सुखद स्मृतियां हैं उसकी आंखों में नुकीले कील की तरह चुभने लगती हैं और इस तरीके से जो किसान है उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो यह जो किसान जो है, कविता का किसान, कह सकते हैं कि वो भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे किसान हैं ऐसे ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कभी बाढ़ आती है, फसल बर्बाद हो जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी ओला पड़ता है। किसान हमेशा ऐसे ही परेशान दिखाई देता है, चाहे वो आज़ादी के पहले की बात रही हो, चाहे आज़ादी के बाद की बात हो। उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। आज भी हम कुछ साल पहले मीडिया में बहुत आता था कि जिन किसानों ने कर्जा लिया था विदर्भ के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में, कर्जा न चुका देने की वजह से, चुका पाने की वजह से किसानों ने आत्महत्या कर लिया। तो ये देखिए, कविता बहुत पहले लिखी गई थी लेकिन आज भी उतनी ही सटीक है। तो ये जो इनकी कविता है सीधा हमारे हृदय पर प्रहार करती है और बहुत ज्यादा हमें दुख का एहसास होता है। तो इस कविता में आप देखेंगे कि करुण रस व्याप्त है, क्योंकि इसको पढ़ने से बहुत ज्यादा दुख का एहसास होता है। तो नमस्कार, इसी के साथ ये हमारा पाठ समाप्त हुआ।